जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। हम यूपी पुलिस के लिए जीएस की प्रैक्टिस सेट सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम 38 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। ये जो सीरीज चल रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे कोई भी परीक्षा हो, यहाँ पर आपकी जीएस पूछी जाती है, उन सभी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है आपका मलकाजगिरी। कौन सा है? मलकाजगिरी है सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। ये कहाँ पर है मलकाजगिरी? तो ये आपका तेलंगाना में है। और फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। दूसरा प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? तो ये आपका 86वां संविधान संशोधन था और 2002 में हुआ था। इसके द्वारा इसे जोड़ा गया था अनुच्छेद 21 के ए में। किसमें? अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। थर्ड है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने के प्रावधानों को निर्दिष्ट करता है? तो जो अखिल भारतीय सेवाएं आपकी तीन हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। तो ये पूछा जाता है ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इनको सृजित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वो है आपका 312 में। और करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला है, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? तो विस्थापन की एसआई इकाई होती है मीटर। और 4 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 4 का उत्तर ए हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, यदि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्यतः दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए तो एफ हो जाता है। एफ कितना गुना हो जाएगा? तो एफ हो जाएगा आपका 1/36 गुना। कितना हो जाएगा? 1/36 गुना हो जाएगा। और 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो एल्यूमिनियम जो धातु है वो ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती। और 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक। सातवां प्रश्न है, मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता? सेलुलोज, स्टार्च, अमीनो अम्ल, ग्लाइकोजेन। तो मानव जो है वो सेलुलोज को नहीं पचा सकता है। और 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है? तो वो होती है ऑक्सीजन O2 की कमी से। किसकी कमी से? O2 की कमी से। 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नौवां प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है कहाँ पर? कपड़ा मिलों में, जूते की फैक्ट्री में, बिजली संयंत्र से या सब्जी की खेती से? तो सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है बिजली संयंत्र से। और 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया। किससे? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक। और 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 11वां प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीतांजलि किसका संग्रह है? तो जो गीतांजलि है वो कविताओं का संग्रह है। और 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। गीतांजलि 1913 में गीतांजलि के लिए ही रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। और किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय थे, रविंद्रनाथ टैगोर। 12वां प्रश्न है, अल्लाह रखा किस वाद्य से संबंधित है? अल्लाह रखा तो ये हैं आपके तबला से संबंधित हैं। और 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 13वां प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे? तो ऑप्शन देखते हैं। GM बीज, पारंपरिक बीज, HYB बीज या किक्नो के बीज। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा HYB, जिसे बोलते हैं हम उच्च उपज देने वाले बीज। इंग्लिश में बोलेंगे हाई यील्डिंग वेराइटीज़। हाई यील्डिंग वेराइटीज़। ठीक। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और भारत में जो हरित क्रांति थी वो 1966, कब? 1966-67 में शुरू हुई थी। 1966-67 में शुरू हुई थी। और कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान? तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ये शुरू हुई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ये शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1966-67 में। ठीक। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका वो रहा था, प्रभावित क्षेत्र थे ये। ठीक है। यहाँ इन लोगों को लाभ हुआ था, इन क्षेत्रों को। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है भारत में? हरित क्रांति का जनक तो स्वामीनाथन को, MS स्वामीनाथन को। और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। किसे? नॉर्मन बोरलॉग को।
14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं? अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं तो वो होते हैं वर्षा स्तरीय बादल। कौन से? वर्षा स्तरीय बादल। और 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 15वां प्रश्न है, किस प्रकार की तबाही के बाद वे जंगल जो दोबारा उग जाते हैं उनको कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है द्वितीयक वन। क्या बोलते हैं? द्वितीयक वन। और 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 16वां प्रश्न है, फ्लोमिंग शहर कहाँ स्थित है? तो फ्लोमिंग शहर हैं वो स्थित हैं आपके नैनीताल में। और 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्कीर्ण किया था? तो ये प्रश्न आरओ में भी पूछा गया है। तो कुंभ मेला को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया था 2017 में। और 17 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुलिस जोनों में बांटा गया है। इन जोनों की कितनी संख्या है? तो इन जोनों की संख्या है कितनी? 8। कितनी है? 8 है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 19वां प्रश्न है, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए विकल्प देखते हैं। तो 19 का उत्तर हो जाएगा एलनोर रोजवेल्ट। क्या हो जाएगा? बी आंसर करेक्ट है 19 का। ठीक। तो मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष एलनोर रोजवेल्ट थे। और मानवाधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। ठीक है। 20वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। और 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 21वां प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो वो हैं टिम बर्नर्स-ली। कौन है? टिम बर्नर्स-ली। 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और 22वां प्रश्न है, नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? लखनऊ घराना का दूसरा नाम है पूरब घराना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूरब में स्थित है। ऐसे याद कर लोगे तो पूरब घराना बोलते हैं किसे? लखनऊ घराना को। दूसरा नाम है पूरब घराना। 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 23वां प्रश्न है, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो धनपत राय को जाना जाता है मुंशी प्रेमचंद के नाम से। और 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो वो कौन सी जनजाति है? तो वो है आपकी कौन सी जनजाति? माहीगीर। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका सी। माहीगीर जनजाति का निवास स्थल बिजनौर जिले का नजीमाबाद क्षेत्र है। यह मुख्यतः मछुआरा जनजाति है। कैसी जनजाति है? मछुआरा। और कहाँ पर है इसका? तो ये बिजनौर में कौन सी जनजाति है? माहीगीर। और 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 25वां प्रश्न है, इसमें उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी या कब स्थापित की गई थी? 1995 में। और 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 26वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है? तो गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है ग्रेटर नोएडा। और 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक। 27वां प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील जिसे हम MDM बोलते हैं, जो बच्चों को पका हुआ भोजन दिया जाता है प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में, तो वो मिड डे मील जो कार्यक्रम है वो कब प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था 1995 में। और 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 29वां प्रश्न है, इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इखलास खान का रोजा मकबरा, तो ये आपका उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में स्थित है। और 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 30वां प्रश्न है, इंटरनेट घंटों की चोरी से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा के तहत निपटा जाता है? तो वो है आपकी कौन सी धारा है? तो 43H। कौन सी है? 43H धारा के तहत निपटा जाता है। और 30 का आंसर हो जाएगा सी। और 31 है, विवादास्पद उपन्यास लज्जा की लेखिका कौन है? तो लज्जा की लेखिका कौन है? शोभा डे, अरुंधति राय, किरण बेदी या तस्लीमा नसरीन? तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तस्लीमा नसरीन। कौन है? और 31 का आंसर हो जाएगा डी। 32वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 22 मई को। और 32 का आंसर हो जाएगा सी। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो वो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। ठीक। इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। और पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें मिला था? वो थे CB वेंकटरमन। ठीक है, CB वेंकटरमन। और 1954 में 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है।
और भारत रत्न के बाद उससे छोटा होता है पद्म विभूषण, फिर उससे छोटा होता है पद्म भूषण और सबसे छोटा होता है इनमें पद्म श्री। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता हैं? मतलब इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें प्रथम शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला था? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका डी, एस चंद्रशेखर। कौन है? एस चंद्रशेखर, आंसर हो जाएगा डी। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? तो इस्कंदर मिर्जा ठीक है, पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। 35 का आंसर हो जाएगा करेक्ट डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, और ये आपका 35 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं जीएस के, और प्रैक्टिस सेट आपके आज 39 कंप्लीट हो गए। कितने? 39। अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम 40वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक, ये जो सीरीज चल रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी छोटे एग्जाम होते हैं, जो आपके वनडे एग्जाम है, वनडे एग्जाम के लिए ये सीरीज पर्याप्त है। ठीक है, पर्याप्त है। और PYQ तो कहीं भी मिले आपको, ये नहीं है कि मेरे ही चैनल पर देखो, जहाँ भी मिले वहाँ से प्रैक्टिस करो, और जो भी प्रश्न थोड़े टफ लगते हैं उन्हें एक जगह नोट डाउन करो, उसके बाद में उन्हें याद करो। ठीक, इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट मिलता रहे। थैंक यू सो मच।